बहुत ही सही सवाल है। मेरे पास भी इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है। क्योंकि ऐसा है कि बुक्स और रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, तो हमें यही पता नहीं चलता कि कहाँ से स्टार्ट करें, किसको पकड़ें या फिर किसको हटा सकते हैं हम लोग। तो अगर आप क्लास 12th में हैं या फिर अगर ग्रेजुएशन आपने स्टार्ट कर दिया है और आप चाह रहे हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी है, तो मैं कुछ बेसिक सोर्सेज बता सकता हूँ जिससे आपको स्टार्ट कर देना चाहिए प्रिपरेशन। करेक्ट, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी देखा जाए तो प्री एग्ज़ाम ही है, क्योंकि 7 लाख 8 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और उसमें से 10,000 लोग मेंस लिखेंगे, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। इनफैक्ट आप पिछले 2 साल के पेपर्स देखेंगे तो पैटर्न भी थोड़ा थोड़ा चेंज और डिफिकल्टी लेवल बढ़ा हुआ दिखेगा हमें प्री में। लेकिन घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आप किसी और से अच्छा करोगे आप भी आगे निकलोगे, कोई और आपसे अच्छा करेगा वो भी आपसे आगे निकलेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी का प्री पेपर ऐसा होता है जिसमें हो सकता है 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन ऐसे हो जो आपने पहले कभी देखे नहीं हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे टॉपिक्स नए हों आपके लिए। आप ऑप्शन देख के 4 में से एक ना एक तो पहचान जाओगे, मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, और उसमें आप उसी वे में आप एलिमिनेट भी कर। एक चीज़ होती है कि रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा नहीं भटकना है, क्योंकि एक चीज़ आपने पढ़ी, सपोज़ उसका पेपर लगाया, आपको लग रहा है पेपर में तो बुक से कुछ आया नहीं, आपने एक और बुक ले ली, फिर एक और पेपर लगाया, लग रहा है इससे भी कुछ नहीं आया, आपने एक और बुक ले ली। तो कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन आपको सोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। आप एक अच्छा स्टैंडर्ड सोर्स ले लीजिए, उसी को बार बार रिवाइज करिए और ये ट्राई करिए कि कैसे हम लिमिटेड नॉलेज को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उनका ये भी होता है कि कितने घंटे पढ़ाई करना है यूपीएससी के लिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हेलो दोस्तों आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं पिछले काफ़ी टाइम से यूपीएससी से रिलेटेड आपके लिए वीडियोज़ लाता रहता हूं। आज हमारे साथ सरयान सुराना सर है, जिन्होंने इस बार 269 रैंक के साथ अंतिम रूप से चयन हुआ है इनका। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि इनकी स्ट्रेटजी क्या थी, बुक लिस्ट क्या थी और यूपीएससी की आखिर प्रिपरेशन की शुरुआत किस प्रकार करनी चाहिए। सर, सबसे पहले आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जी, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरीशिप किया है इसके पहले, और इसके बाद मैंने 1 साल लगभग जॉब करने के बाद देन आई केम इनटू यूपीएससी। तो मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स ही रहा है स्टार्टिंग से, सिंस क्लास 11, तो आई एम अ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट। ओके सर, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हमारे व्यूअर हैं जो गांव में रहकर प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि यूपीएससी की प्रिपरेशन की शुरुआत कहाँ से होती है। किसी भी काम को करने की शुरुआत करते हैं सबसे पहले कठिन होता है, तो किस प्रकार सिंपल बनाए और धीरे धीरे अपने क्लियर कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 15 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक प्रेप लैडर यूट्यूब पर लाइव सेशन चल रहे हैं। ये लाइव सेशन इंडिया की सबसे टॉप फैकल्टीज़ द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 18 तारीख को एक लाइव सेशन है, और जो स्टूडेंट इस लाइव सेशन को अच्छे से ज्वाइन करेगा और उसके बाद में मैं आपको एक सरप्राइज़ क्वेश्चन दूंगा। उस सरप्राइज़ क्वेश्चन का जो स्टूडेंट सबसे पहले आंसर देगा उसे 9th मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा मेरे द्वारा दोस्तों। और दोस्तों, मैं अभी बता देता हूं कि अभी आपके सामने सरप्राइज़ क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें दोस्तों, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दें। आपके सामने सरप्राइज़ क्वेश्चन आ चुका है। और मैं बता दूं दोस्तों, अभी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप निराश ना हो। कल ही एक लाइव सेशन है, दीपांशु सिंह सर द्वारा कल एक लाइव सेशन है जिसका टॉपिक आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसे लाइव सेशन को ज्वाइन करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि इसके बाद में मैं आपको एक और सरप्राइज़ क्वेश्चन दूंगा जिससे आपको 100% देना, और ताकि आप 9th मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि प्रेप लैडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण नोट्स, मटेरियल सब कुछ यहाँ मिल सकता है। धन्यवाद दोस्तों। बहुत ही सही सवाल है। मेरे पास भी इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है। क्योंकि ऐसा है कि बुक्स और रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, तो हमें यही पता नहीं चलता कि कहाँ से स्टार्ट करें, किसको पकड़ें या फिर किसको हटा सकते हैं हम लोग। तो अगर आप क्लास 12th में हैं या फिर अगर ग्रेजुएशन आपने स्टार्ट कर दिया है और आप चाह रहे हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी है, तो मैं कुछ बेसिक सोर्सेज बता सकता हूँ जिससे आपको स्टार्ट कर देना चाहिए प्रिपरेशन। पहली बात तो हमें ये ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा अगर आप 12th क्लास में, तो अभी से
बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ग्रेजुएशन इज़ अ बेस जो आपका बैकअप हमेशा रहेगा लाइफ टाइम साथ में। तो ग्रेजुएशन अच्छे से करिए, प्लस साथ में अगर आप करना चाह रहे हैं स्टार्ट, तो आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं, जो कि सब लोग मोस्टली लक्ष्मीकांत रेफ़र करते हैं, मैंने भी वही रेफ़र किया था। तो आप इस तरह का जो जनरल मटेरियल है वो स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस आप करंट अफेयर से कहीं ना कहीं टच में रह सकते हैं इस टाइम से, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा है कि जो चलते रहता है कि आज कुछ करंट अफेयर से तो हो सकता है कि अगले साल भी उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आ रही है, अलग अलग फैक्ट्स उसके बारे में आ रहे हैं। और इससे एक और चीज़ होगी कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस बढ़ती जाएगी चीज़ों को लेके। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा जाता है, वो रेफ़र कर सकते हैं। और अगर आप ये भी करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे कोचिंग के वीडियोज़ अवेलेबल है जो न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो जैसे कि आज द हिंदू न्यूज़पेपर आया तो उसका एनालिसिस वो वीडियो के ज़रिए आपको बता देंगे, तो आप करंट अफेयर्स ऐसे अपडेटेड रह सकते हैं। इसके अलावा ये तो लक्ष्मीकांत और करंट अफेयर्स की बात हुई। कुछ लोगों का हिस्ट्री ऑप्शनल रहता है, या फिर हिस्ट्री में ग्रेजुएशन रहता है, या फिर पॉल साइंस में ग्रेजुएशन रहता है। तब अकॉर्डिंगली यूपीएससी का सिलेबस एक बार देख लीजिए कि जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें कितनी चीज़ें यूपीएससी में भी आपको काम आने वाली है। तो इस प्रकार से आप आपकी प्रिपरेशन एक बार स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर, अब बात करते हैं एनसीईआरटी की। सर बहुत सारी बुक्स हैं एनसीईआरटी के लिए, कौन कौन सी मतलब रेफ़र करनी चाहिए, और एनसीईआरटी को किस प्रकार बनाएं बाद में, और एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाएं? एनसीईआरटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, भले ये प्री हो या फिर मेंस एग्जामिनेशन हो। मैंने एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मेरे पास टाइम 8 या 9 महीने का था प्री से पहले। बट ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि क्लास 6 से लेके क्लास 12 की जो एनसीईआरटीज़ होती है वो आपको बेस बनाने में काफ़ी हेल्प करती है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास टाइम काफ़ी सारा है, आप पढ़ सकते हैं, तो एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक के। लेकिन स्टिल अगर आप सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ने जाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और बल्कि हो जाएगा आपके लिए भी इतना सारा पढ़ना। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ बता देता हूँ जो आपको पढ़नी ही चाहिए, और बाकी आपके ऊपर, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ यू कैन ऑल्सो स्किप। जैसे मैंने स्किप किया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो जो ज्योग्राफी की क्लास 11th और 12th की 4 बुक्स होती है एनसीईआरटीज़ की, वो आप ज़रूर पढ़ लीजिए। उसमें कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं और बेसिक्स आपके सारे क्लियर हो जाएंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड। इनफैक्ट मेरा जो प्री का बेसिक ज्योग्राफी का मटेरियल था दैट वाज एनसीईआरटी, मैंने उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ा है। ऑफ कोर्स मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे जहाँ मेरे को कंटेंट का कमी लग रहा था, तो 11-12 ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। फिर आजकल एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट 3-4 साल में देखा गया है कि कुछ क्वेश्चन लाइन टू लाइन उठा के आ जा रहे हैं। हाँ, इसमें फिर एक और बात आती है कि ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ना है या न्यू एनसीईआरटीज़ पढ़ना है। तो अगर आप ऑलरेडी ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ चुके हैं तो भी कोई लॉस नहीं है, आप उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए, उसी को पढ़िए। और स्टिल अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं, आपने अभी तक के कुछ चालू नहीं किया है, तो आप न्यू एनसीईआरटी से चालू कर सकते हैं। कंटेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो डिफरेंस है प्रेजेंटेशन में है। न्यू एनसीईआरटीज़ में थोड़ा ग्राफिक्स अच्छे हैं, कलरफुल है, तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो न्यू एनसीईआरटीज़ से आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी 2 चीज़ें हैं जिनके लिए मैंने एक्सटेंसिवली एनसीईआरटीज़ रेफ़र करी थी। अदर सब्जेक्ट्स की भी अगर आपको लगता है कि कंटेंट की कमी है और या फिर बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो यू कैन गो अबाउट एनसीईआरटीज़। ओके सर, बहुत सारे टॉपर्स बताते हैं कि इस यूपीएससी की जर्नी में स्मार्ट वर्क बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। तो सर स्मार्ट वर्क किस प्रकार करें? ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम काफ़ी कम होता है हमारे पास पढ़ने के लिए। अगर हम सब कुछ पढ़ने जाएंगे तो हो सकता है हमें कुछ भी याद नहीं रहे। तो स्ट्रेटजी और करेक्ट डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्मार्ट वर्क इसमें हेल्प करेगा आपको डेफिनेटली। आप जैसे भी कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो आपको इनपुट आउटपुट रेशो देखना है कि अगर मैं 4 दिन उस चीज़ में दे रहा हूँ तो कम से कम एक क्वेश्चन तो आना ही चाहिए यूपीएससी की प्री की, अगर मैं बात करूँ तो आपको ये देखते हुए चलना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरा काम का है या नहीं है। अब इसको देखने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये कि आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लीजिए अच्छे से, तो आपको समझ में आने लगेगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे यूपीएससी बार बार क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो वो टॉपिक हमें अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस वे में आप जो अननेसेसरी चीज़ें उनको अवॉइड कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है इसका ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाना। से फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटी के कुछ चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, आप उसको ले लीजिए, उसके टेस्ट लगा के देखिए। इससे क्या होगा ना, आपको पता चल जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो आप बन पा रहा है या नहीं, एग्ज़ाम में आप अटैम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं क्वेश्चंस, और कहीं आपको वीक एरिया लग रहा है तो वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो इससे 2 चीज़ें होगी, एक तो ये आप अननेसेसरी चीज़ें ज़्यादा नहीं पढ़ोगे, और दूसरी ये इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। तो डेफिनेटली आपको स्मार्ट वर्क तो करना ही करना है यहाँ पर। ओके सर, कोचिंग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर अगर बिना कोचिंग की तैयारी करें तो किस प्रकार कर देनी चाहिए?
कोचिंग्स के लिए हमेशा डाउट बना रहता है कि कोचिंग्स ले नहीं ले, इसमें टाइम वेस्ट होगा नहीं होगा, कितना टाइम लगेगा, किस तरह से करना है। मैं बता दूं कि कोचिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है यूपीएससी के लिए, क्योंकि इसका जो सिलेबस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी जनरल चीज़ें हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, आपने सीए किया है, सीएस किया, उसमें टेक्निकल चीज़ें हैं। लेकिन यूपीएससी ऐसी चीज़ है जो काफ़ी जनरल है, आप पढ़ के समझ जाएंगे चीज़ों को। तो आपको टेक्निकलिटीज़ के लिए कोचिंग की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कोचिंग नहीं करूँगा तो डिसएडवांटेज हो जाएगा, मैं पास नहीं हो पाऊँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने भी कोचिंग स्टार्ट ज़रूर किया था, बट मुझे ऐसा लगा कि चीज़ें ऐसी है कि मैं खुद से कर सकता हूँ, तो फिर मैंने सेल्फ़ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी इसके लिए। और अगर आप कोचिंग लगाने का सोच रहे हैं तो भी अच्छी बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोचिंग आपको एक गाइडेंस दे देता है कि कौन सी चीज़ें पढ़ना है, कौन सा मटेरियल रेफ़र करना है, किस वे में चीज़ों को करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं। तो इस वे में डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। बट स्टिल देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि अगर आप कोचिंग करोगे तो पास होगे, नहीं करोगे तो नहीं पास होगी। मैंने नहीं करी थी कोचिंग, बट मैं पास हुआ, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो आई विल सजेस्ट कि आप आपका एपेटाइट देखिए, आप किस तरह से पढ़ सकते हैं, अकॉर्डिंगली डिसाइड करिए। सर प्रीलिम्स के लिए आप टिप्स देना चाहते तो बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रीलिम्स में काफ़ी समय फेल हो जाता है, और सबसे जो यूपीएससी का हार्डेस्ट एग्ज़ाम है और प्रीलिम्स में मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि सर आप क्या कहना चाहेंगे इनको? करेक्ट, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी देखा जाए तो प्री एग्ज़ाम ही है, क्योंकि 7 लाख 8 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और उसमें से 10,000 लोग मेंस लिखेंगे, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। इनफैक्ट आप पिछले 2 साल के पेपर्स देखेंगे तो पैटर्न भी थोड़ा थोड़ा चेंज और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा हुआ दिखेगा हमें प्री में। लेकिन घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। आप किसी और से अच्छा करोगे आप भी आगे निकलोगे, कोई और आपसे अच्छा करेगा वो भी आपसे आगे निकलेगा। तो 2-3 चीज़ें जो इसमें ध्यान रखने की, एक तो सीसेट जो कि हम कई बार लाइटली ले लेते हैं, लेकिन लास्ट 2 साल में ट्रेंड देखा गया है कि काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी रैंक होल्डर्स हैं या फिर अच्छे खासे मैथ्स में प्रोफिशिएंट है, वो भी सीसेट नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। तो सीसेट पे भी आप इक्वली ध्यान दीजिए अगर आपको लगता है कि आपके कुछ वीक एरियाज़ हैं उसमें। और जहाँ तक बात रही प्री की, तो मैं वापस यही बोलूँगा कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से एनालाइज करिए। इससे आपको आइडिया लगेगा कि किन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी का प्री पेपर ऐसा होता है जिसमें हो सकता है 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन ऐसे हो जो आपने पहले कभी देखे नहीं हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे टॉपिक्स नए हों आपके लिए। आप ऑप्शन देख के 4 में से एक ना एक तो पहचान जाओगे, मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, और उसमें आप उसी वे में आप एलिमिनेट भी कर पाओगे उसको। तो एनालाइज़ करेंगे आप जब पेपर्स, तो आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते हैं उनको भी मैं इस तरह से लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ इसमें आपको हेल्प कर सकती है वो है ग्रुप स्टडीज़। मैंने करी थी प्री के लिए ग्रुप स्टडीज़, मेरे लिए हेल्पफुल थी। अगर आपका कोई अच्छा सा स्टडी ग्रुप बन जाता है तो आप आपस में टॉपिक्स डिवाइड कर सकते हैं, किस वे में नोट्स बनाना है, किस वे में प्रिपरेशन करना है, एक दूसरे को पूछ सकते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपने टेस्ट लगाया, एक सेम क्वेश्चन आप दोनों ने सॉल्व किया, उसका गलत हुआ, आपका सही हुआ, तो यू कैन टेल हिम कि आपने क्या लॉजिक लगाया, आपका सही हुआ, उसने क्या लॉजिक लगाया, उससे गलत हो गया। तो इससे हमारे डायमेंशंस खुल जाते हैं, प्लस हमारा कंटेंट काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। ओके सर, अब लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि जी इस यूपीएससी की जर्नी में किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि अंतिम रूप से चयन हो जाए, कहीं ना कहीं लिस्ट में नाम आ जाए? इसमें स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यूपीएससी में, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्री पे फोकस कर रहे हैं तो हो सकता है प्री निकल जाए, मेंस में आपको डिफ़िकल्टीज़ आने लग जाए। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग न्यूज़पेपर सब्सक्राइब कर देते हैं ये सोचते हुए कि मंथली मैगजीन से हमारा काम हो जाएगा। डेफिनेटली आपको अगर प्री फोकस है तो मंथली मैगजीन से काम हो जाएगा आपका। लेकिन जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, एक्स्ट्रा सोर्सेज हो गए, वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें हो गई, ये आपको कहीं ना कहीं अवेयर रहना चाहिए इसके लिए। तो न्यूज़पेपर पढ़ने के 2 फ़ायदे मैं बता देता हूँ। एक तो ये कि आपका अपना ओपिनियन डेवलप हो जाता है जो आपको मेंस में डेफिनेटली काम आएगा। सेकंड ये कि आपको अपने आंसर्स एनरिच करने में, खासकर मेंस में हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप उससे एग्जांपल्स देख सकते हो कि आज ये हो रहा है तो उसको मैं सोशल इश्यूज़ में यूज़ कर सकता हूँ। एनजीटी ने कुछ डिसीजन दे दिया तो मैं इसको एनवायरमेंटल वाले क्वेश्चंस में यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा एक चीज़ होती है कि रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा नहीं भटकना है, क्योंकि एक चीज़ आपने पढ़ी, सपोज़ उसका पेपर लगाया, आपको लग रहा है पेपर में तो बुक से कुछ आया नहीं, आपने एक और बुक ले ली, फिर एक और पेपर लगाया, लग रहा है इससे भी कुछ नहीं आया, आपने एक और बुक ले ली। तो कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन आपको सोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। आप एक अच्छा स्टैंडर्ड सोर्स ले लीजिए, उसी को बार बार रिवाइज़ करिए और ये ट्राई करिए कि कैसे हम लिमिटेड नॉलेज को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ 2-3 बेसिक चीज़ें जो ध्यान में रखने की है। कुछ लोगों का ये भी होता है कि कितने घंटे पढ़ाई करना है यूपीएससी के लिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं कहता हूँ कि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको कंटिन्यूसली अवेयर रहना है आपकी सराउंडिंग्स के लिए।
हो सकता है आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन लर्निंग आपकी 24 घंटे चालू रहनी चाहिए। कैसे? लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था बीपीए रिलेटेड, बीपीए से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे और 4 ऑप्शंस थे। आई वाज नॉट श्योर कि बीपीए क्या होता है, मैंने कभी सिलेबस में भी नहीं पढ़ा था। जो मैं 8 से 10 घंटे पढ़ता था उसमें भी कहीं पे बीपीए नहीं आया, बट मुझे ये ज़रूर पता था कि टपरवेयर का जो डब्बा होता है उसके ऊपर लिखा रहता है दिस इज़ बीपीए फ्री, या प्लास्टिक की बॉटल पे लिखा रहता है दिस इज़ बीपीए फ्री। तो मुझे कहीं ना कहीं ये पता था कि बीपीए इज़ समथिंग हज़ार्डस, कुछ खतरनाक चीज़ है, इसके लिए लिखा रहता है दिस इज़ बीपीए फ्री। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है कि जो मैं सिलेबस में नहीं पढ़ रहा हूँ, बट मेरी बेसिक अवेयरनेस है जो मुझे काम आ जाएगी यूपीएससी में। तो घंटों को छोड़ दीजिए आप कितने घंटे पढ़ना है, बट आपकी बेसिक अवेयरनेस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ओके, थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। ओके, और हम आशा करते हैं कि आप अच्छी जगह जाए और गरीब तबके के लोगों के लिए सहायता करें। धन्यवाद सर।